Hello friends, welcome to English Kingdom, Katra Prayagraj, and I am here with a new video, and this time we will discuss on some topics, and this time the topics are tension, three unities, topographical poetry, touchstone, catharsis, utopias, repartee, objective correlative, peripecia and anagnosis। ये टॉपिक्स स्पेशली अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार इनमें से अगर टॉपिक्स देखे जाएं, थ्री यूनिटीज, टचस्टोन, कैथारसिस, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूटोपियाज, रिपार्टी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जो बड़ी नेचुरली हमारे साथ रिलेट होते रहे या बड़ी नेचुरली एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस आते रहे। इसलिए हमें बड़ी बारीकी से इन्हें ऑब्जर्व करना होगा और बड़ी बारीकी से इनको समझना होगा कि एक्चुअली इनका मतलब क्या है और ये किस सेंस में यूज किए जाते हैं, कैसे हमको यूज करना है। चलिए पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को, दैट इज टेंशन। टेंशन वैसे भी आप समझ गए होंगे टेंशन का मतलब क्या होता है, बट सच में कहा जाए तो जो हमारी पोएट्री है उसमें आप टेंशन को दूसरा वर्ड दे सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। समझने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशन एक तरह का टकराव होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि फाइट होती है। और फाइट किस चीज से होती है? अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओ तो आपको दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट मिलती हैं, एक तो इनर कॉन्फ्लिक्ट और एक आउटर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है इन्हीं के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, नो कॉन्फ्लिक्ट नो प्ले। मींस एक प्ले की जान या एक प्ले का जो मेन थीम होता है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। जितना बेहतरीन हमें कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं टू बी और नॉट टू बी के सिचुएशन को, उतना ही बेहतरीन वो हमारे लिए प्ले बनता है। और इसी को दूसरे ढंग से अब हम मॉडर्न क्रिटिसिज्म में टेंशन कहते हैं। जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म में टेंशन हुई वो एक्चुअली दो वर्ड्स का ब्लेंडिंग है या दो वर्ड्स का मिलना है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन और एक को हम कहते हैं इंटेंशन। एक्चुअली इंटेंशन और एक्सटेंशन, ये जो टर्म है इंटेंशन और एक्सटेंशन का जो ब्लेंडिंग हो रहा है, एक्चुअली मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ कि आप इसको समझ लीजिएगा। जो इंटेंशन है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, मतलब इनर एट्रीब्यूट होते हैं, आप ऐसे समझिएगा, इनर क्वालिटी, ठीक है। और जो एक्सटेंशन होता है वो आउटर होता है, मतलब आप इसको आप समझिएगा आउटर फीचर। ओके, अब इसका क्या रिलेशन होता है जरा और क्लियरली इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो इनर क्वालिटीज होती हैं, याद करिए जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट पोएट्री के बारे में पढ़ रहे थे, याद है? जहां पर हमने आपसे कहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एक लाइट पैराग्राफ की बात करता है, लाइट थीम की बात करता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो ये इनर क्वालिटी है वह आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट। और ये जो आउटर क्वालिटी होती है वो फिजिकल होती है, फिजिकल होने की वजह से यह कॉन्क्रीट होती है। इस तरह का थॉट एलन टेट ने स्पेशली हमारे सामने प्रेजेंट किया कि जो पोएट्री होती है वह एक्चुअली इन्हीं दोनों का ब्लेंडिंग होता है। मतलब एक गुड पोएट्री अगर बनाना है तो एक्सटेंशन और इंटेंशन का एक अच्छा ब्लेंडिंग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समझें तो जो इनर है वो सीरियसनेस में होता है, जो आउटर है वो थोड़ा सा कॉमिक होता है।
मतलब एक पोएट्री जब राइट की जाती है तो उसके पास में सीरियस और आयरनिक दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट है, बाद में इसी को एलन टेट ने ये समझा कि हमारे पास से कोई हम पोएट्री लिखते हैं तो सीरियस और उसका आयरनिक दोनों ही इंपॉर्टेंस होना चाहिए, दोनों ही रूप में उसको देखा जाना चाहिए। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम सामने रखते हैं। अब जब पोएट्री बेटर पोएट्री बनाना है तो एलन टेट का मानना है कि दोनों को ब्लेंड करके ही हम अच्छी पोएट्री को बना सकते हैं। अगर हम इनको ब्लेंड नहीं करते हैं तो एक अच्छी पोएट्री का बनना बड़ा ही मुश्किल होता है। एलन टेट ने एक अच्छी पोएट्री को डिफाइन करते हुए कहा था कि जो अच्छी पोएट्री होती है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लेंडिंग हो, जहां पर एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों एक दूसरे में मिल जाए। कहते हैं इट्स टेंशन द फुल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ ऑल द एक्सटेंशन एंड इंटेंशन दैट वी कैन फाइंड इन इट। मतलब जब भी कोई पोएट्री लिखी जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पोएट्री में एक्सटेंशन जो बाहरी टेंशन है, मतलब कॉन्क्रीट चीजें, इंटेंशन जो आंतरिक चीजें हैं, जो आंतरिक टेंशन्स हैं, आंतरिक एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करें, दोनों का एक बेहतरीन ब्लेंडिंग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ मिली होनी चाहिए, तब जाकर हमको एक अच्छी पोएट्री मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को अराउंड 1930s के आसपास एलन टेट ने इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा था और ये उसी दौरान काफी पॉपुलर हुई थी। खासतौर से उनकी एक रचना आई थी ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। इस वर्क का पब्लिकेशन हालांकि 1948 के आसपास हुआ, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वह इसके एक हिस्से टेंशन इन पोएट्री से ही आ जाता है। इसके एक हिस्से टेंशन इन पोएट्री से आ जाता है और टेंशन इन पोएट्री का जो हिस्सा है वह एलन टेट ने 1938 में ही पब्लिश कर दिया था। इस तरह से ये जो आपका टेंशन इन पोएट्री है वह 1938 में है, जबकि कलेक्टिव जो ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री है वो 1948 में आता। इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वह 1930s के बीच में आता, जैसे आपको बताया गया। तो ये 1938 में कॉन्सेप्ट आता है। तो 1930s के बीच में एलन टेट ने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि टेंशन क्या होता है। टेंशन इज अ ब्लेंडिंग ऑफ आउटर एंड इनर फीचर्स, बाहरी और आंतरिक क्वालिटीज को एक साथ जब मैच करते हैं और दोनों को बेहतरीन एक प्रोपोर्शन में रखते हैं तो एक अच्छी पोएट्री सामने आती है। जैसे टीएस एलियट का मानना था कि एक अच्छी पोएट्री तब पैदा होती है जब एक पोएट दोनों ही काम करे, पोएट का भी काम करे और क्रिटिक का भी काम करे। इसी तरह से एलन टेट भी न्यू क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और उन्होंने यह बात क्लैरिफाई किया कि जब हम किसी अच्छी पोएट्री की बात कर रहे होते हैं तो ये दो एक्सटेंशन और इंटेंशन है, दोनों के जो ये प्रीफिक्स आप देख रहे हैं, प्रीफिक्सेस को आप लोप ऑफ कर दो, हटा दो, तो क्या बचता है? टेंशन। मतलब दोनों का एक ही रिजल्ट होने वाला है, टेंशन। तो टेंशन इज पोएट्री। एलन टेट की नजर में टेंशन इज पोएट्री। और टेंशन कैसे बनेगा या पोएट्री कैसे बनेगी? जब इनर और आउटर फीचर्स को हम बेहतरीन ढंग से ब्लेंड करते हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट एलन टेट ने दिया हुआ था टेंशन इन पोएट्री के अपने आर्टिकल्स इन फिक्शन 1938 में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पर, दैट इज थ्री यूनिटीज। थ्री यूनिटीज, दैट इज द ब्लेंडिंग ऑफ थ्री यूनिटीज। एक्चुअली ड्रामा राइटिंग के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए जो अरिस्टोटल के साथ ही कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आए। अरिस्टोटल ने अपनी पोएट्री को, अपने प्ले को, एपिक और ट्रेजेडी, दो ही तो मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने रखे थे। उसको डिफाइन करते हुए उन्होंने थ्री यूनिटीज लिया था
और 3 यूनिटीज को उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 3 चीजों का दिया। एक तो टाइम के लिए, दूसरा प्लेस के लिए और तीसरा एक्शन या जिसको आप एक्ट कहते हैं इसके लिए। अब इनका यूनिटी क्या होता है, मतलब अगर ये तीनों का यूनिटी हो जाए तो वह क्या कहलाते हैं, क्लासिकल। अगर ऐसा होता है तो अब इसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है जरा ये देखिए। टाइम के लिए कहा गया है कि टाइम विद इन 1 डे अगर होता है तो दी बेस्ट। 1 डे का टाइम ये लेने की कोशिश करते हैं, सिंगल डे। उस सिंगल डे के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट करना होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को कंप्लीट करे। दूसरा जो प्लेस होता है वह भी कोशिश ये होती है कि प्लेस भी ज्यादा चेंज ना हो, सिंगल प्लेस होना चाहिए, एक ही प्लेस होना चाहिए, उसी जगह पर इस प्ले को हम परफॉर्म कर सकें। एक्शन के बारे में उन्होंने कहा था कि एक्शन को ऐसा रखा जाए कि फुल डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए एक्शन को ऑलमोस्ट उन्होंने 5 एक्ट्स दिए थे, 5 एक्ट्स जैसा आप जानते हैं। और इसका उन्होंने एक तरह से डिवीजन कर रखा था कि जो हमारा प्ले होता है वो 3 कॉन्सेप्ट में चलेगा, जहां से हम राइज दिखाएंगे, इनिशियल आप दिखा देते हैं, बिगिनिंग आप दिखाते हैं, बिगिनिंग से हम इनको पीक पर पहुंचाते हैं या राइज आप कह सकते हैं, और राइज से हम इसके कैटास्ट्रॉफ या फॉल पर लेकर जाते हैं। ये जो 3 स्टेप हमारे पास होते हैं वो तीनों स्टेप कहां पर होते हैं, एक्शन में होते हैं। इनके लिए उन्होंने 5 एक्ट्स ऑलमोस्ट कंसंट्रेट किया था कि 5 एक्ट्स होने चाहिए, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट इस तरह से डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट 2 एक्ट्स जो होते हैं बिगिनिंग या बैकग्राउंड को बनाया करते हैं, राइज जो होता है 3rd और 4th एक्ट में राइज को दिखाते हैं, और 5th एक्ट जो होता है ऑलमोस्ट फॉल का काम किया करता है। इस तरह से ये 3 यूनिटीज जो हैं अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया था। अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में इन सारे चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और फॉलो भी किया गया, बट आप कह सकते हैं कि लूजली लोगों ने फॉलो किया। जैसे कि विलियम शेक्सपियर को अगर देखें तो उन्होंने केवल एक्शन को फॉलो किया है, प्लेस और टाइम वो बड़ी रफली यूज करते रहे अपने ड्रामास में। दूसरी ओर अगर आप बेन जॉनसन को देखें तो बेन जॉनसन ने प्राइमरली उसको क्लासिकल रखने की कोशिश की है। उनके प्लेस जो होते हैं ज्यादातर, हालांकि काफी वैरायटी है, लेकिन ज्यादातर प्लेस जैसे जो क्लासिकल एलिमेंट को रखते हैं, और ऑलमोस्ट अरिस्टोटल का जो थियरी था उस 3 यूनिटीज को वो फॉलो करते मिलते हैं। तो वेरिएशन मिलती है। मॉडर्निज्म में अगर देखा जाए तो बहुत कम ये 3 यूनिटीज फॉलो करते हुए हमारे ड्रामेटिस्ट मिलते हैं। अगर आप जीबी शाह को याद करें तो जीबी शाह ने भी इस तरह की यूनिटीज को बहुत ज्यादा नहीं फॉलो किया। जैसे अगर आप आर्म्स एंड द मैन को याद कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहली चीज तो 1 से अधिक डे का टाइम ले रहे हैं। हालांकि बात अलग है, कॉन्सेप्ट इन्होंने ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ही दिखाने का कोशिश किया, तो लूजली आप कह सकते हैं क्लासिकल एलिमेंट्स में जाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो प्ले की शुरुआत होती है तो नाइट का सीन होता है, अगर आप मिडिल में आइए तो ये मॉर्निंग का सीन होता है सेकेंड एक्ट में, और थर्ड में आइए तो आप आफ्टरनून के सीन में होते हैं। ये बात अलग है कि हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट जो दिखाया गया वो ऑलमोस्ट 1 ईयर के 3-4 महीने की गैपिंग के साथ दिखाते हैं, क्योंकि 85 नवंबर में ये प्ले शुरू होता है और मार्च जो 86 का होता है उसमें कंप्लीट होता है। तो टाइम का थोड़ा सा लूपिंग हमको देखने को मिलता है। बट अगर आप प्लेस को देखिए तो सेम प्लेस होता है। जीबी शाह ने जो पेचकॉफ का घर यूज किया था उसी जगह पर कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा हुआ है, वही वो पूरी स्टोरी को प्ले किया जाता है। स्टोरी को पीक भी बिगिनिंग और सक्सेस मिले जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो 5 एक्ट्स था वो 3 एक्ट्स में चला है। इस तरह से थोड़ा सा लूजली इसको फॉलो किया गया है। बहुत कंसंट्रेट होकर के 3 यूनिटीज को बहुत कम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो बहुत कम लोग हैं जिनको आप ये मान सकते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट इज टॉपिक टोपोग्राफिकल पोएट्री। एक्चुअली व्हाट इज टोपोग्राफिकल पोएट्री, इसको जरा समझिए। टोपोग्राफिकल का मतलब होता है लोकल।
अब आप समझ गए होंगे, लोकल एक तरह से इसका रिलेशन हो जाता है रीजन से, किसी प्लेस से, और उस प्लेस का प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारे लिए टोपोग्राफिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है। इस टर्म को सबसे पहले सामने लेकर आते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जब वो अपनी लाइफ ऑफ जॉन डेनहैम को लिखते हैं। लाइफ ऑफ जॉन डेनहैम, लाइफ ऑफ जॉन डेनहैम। जॉन डेनहैम को वो क्रेडिट देते हैं कि जॉन डेनहैम ने ही फर्स्ट टोपोग्राफिकल पोएट्री लिखी थी, और उसका नाम भी दिया उन्होंने कॉपर्स हिल। डेनहैम की एक पोएम थी दैट वाज कॉल्ड कॉपर्स हिल। तो कॉपर्स हिल को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मानते हैं कि फर्स्ट टोपोग्राफिकल पोएट्री होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप टोपोग्राफिकल पोएट्री की राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसका रिलेशन क्या हो जाता है, किसी लोकल से होता है। तो एक पार्टिकुलर ये प्लेस हो जाता है लोकल, और उस पार्टिकुलर रीजन या उस पार्टिकुलर प्लेस की कई कंडीशंस को हम सामने रखते हैं, जैसे वहां की नेचुरल सीन जो होती हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं, हिस्टोरिकल अगर उसका कोई रिलेशन होता तो उसके बारे में बताते हैं, पॉलिटिकल अगर उसका कोई इंपॉर्टेंस होता है तो हम इन सारी चीजों को, सोशल अगर कोई उसका रिलेशन होता है तो उस चीजों को हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों के साथ मॉरल रिफ्लेक्शन भी रखें या मॉरल टीचिंग भी रखें। कुछ न कुछ हम उस सारी घटनाओं के साथ मॉरल को भी दिखाने की कोशिश करें। तो किसी एक खास प्लेस को अगर हम बड़े डिटेल के साथ, माइन्यूट डिटेल के साथ, आप अगर ध्यान रखिएगा जब हम लोग रीजनल पोएट्री लिखते हैं तो कमोबेश ऐसी ही होती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेम ऐसा ही होता, बट इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं होता कि वहां की नेचर के बारे में बताएं, वहां की हिस्ट्री के बारे में बताएं, वहां की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन के बारे में बताएं, और फाइनली हम मॉरल टीचिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन सारी एलिमेंट्स के साथ अगर ये मिलता है तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कहना है कि ये सारे एलिमेंट्स मिलकर के टोपोग्राफिकल पोएट्री बनाते हैं। सैमुअल जॉनसन ने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा था और उन्होंने ये बताया था कि अगर इस तरह की कोई भी पोएट्री राइट की जाती है तो उस पोएट्री को हम लोग क्या कहेंगे कि टोपोग्राफिकल पोएट्री होती है। इस तरह की टोपोग्राफिकल पोएट्री को स्पेशली पॉपुलैरिटी अगर देखा जाए तो बहुत कम ही हमको देखने को मिलता है कि ये इतनी पॉपुलर हो पाई। इस तरह से जो टोपोग्राफिकल पोएम होती है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको इस रूप में मिलता हुआ दिख सकता है कि रोमांटिक एलिमेंट्स को अपने साथ रखते हैं। नो डाउट रोमांटिक एलिमेंट्स तो होते ही हैं, और इस तरह के पोएम को एक और भी हम लोग नाम देते हैं जो प्रोस्पेक्ट पोएम के नाम से जानी जाती है। प्रोस्पेक्ट पोएम्स, एक्चुअली प्रोस्पेक्ट पोएम्स क्या होती हैं, अगर हम किसी प्लेस को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट, मतलब आप ये समझो स्टैंड पॉइंट का रिलेशन क्या है, किसी एक खास जगह से आप किसी एक प्लेस को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार उस पर वॉच कर रहे हैं, तो उस तरह की जो पोएम होगी उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट पोएम्स। ओके, प्रोस्पेक्ट पोएम्स जो होती है टोपोग्राफिकल पोएम्स की ही एक कैटेगरी में आती हैं, और इस कैटेगरी में जॉन डायर्स की ग्रांगर हिल जो है स्पेशली जानी जाती है। जॉन डायर्स की ग्रांगर हिल जो है वो स्पेशली इसमें मानी जाती है, काफी फेमस, क्योंकि अभी एक प्लेस के लिए है। और इतना ही नहीं, थॉमस ग्रे साहब ने भी एक ओड लिखा था, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। तो जो थॉमस ग्रे भी इस तरह की पोएम लिखे हुए हैं। थॉमस ग्रे का भी नाम, जो स्पेशली ग्रेवयार्ड पोएट्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ओड एक राइट किया है और वो भी एटन कॉलेज के लिए लिखा हुआ है। तो एटन कॉलेज पर लिखा हुआ उनका जो ये पोएम है वह भी अपने आप में प्रोस्पेक्ट पोएम होती है। ये जो पोएम थी टोपोग्राफिकल पोएम, स्पेशली यह 18th सेंचुरी की देन है,
क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 18th सेंचुरी में ये सारे राइटर्स थे, तो ये टोपोग्राफिकल जो पोएम है वो स्पेशली 18th सेंचुरी से रिलेट करती है। लेकिन इस तरह की पोएम पहले भी राइट की गई थी। एक्चुअली 17th सेंचुरी में एक पोएटेस हुआ करती थी एमेलिया लेयर्स। उन्होंने एक तरह की पोएम शुरू की थी जिसका नाम था कंट्री हाउस पोएम्स। कंट्री हाउस पोएम्स जो हैं वह स्पेशली इस तरह की पोएम से रिलेट करती हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, कंट्री हाउस पोएम्स। नाम से भी आप समझ गए होंगे कि कंट्री हाउस है तो नेचुरल है कोई लोकल प्लेस होगा जिसको इसमें दिखाया गया होगा। बट ये कैसे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई टोपोग्राफिकल से। एक्चुअली जब हम कंट्री हाउस की बात कर रहे होते हैं तो यह फैमिली और फैमिली के परिवार के लोगों और उनकी फिर फैमिली के बैकग्राउंड, मतलब नेचुरल है। यहां पर हम लोग केवल रीजन में रह गए, मतलब केवल एक प्लेस के बारे में बात करते हैं। जब टोपोग्राफिकल था उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो गई हमने बताया। लेकिन जब कंट्री हाउस पोएम्स आपको मिलते हैं तो कंट्री हाउस पोएम्स की खासियत क्या हो जाती है कि वह एक प्लेस के बारे में बताती हैं और साथ ही साथ उस प्लेस के ओनर को भी बताती हैं, ओनर की फैमिली को भी बताते हैं और ओनर की फैमिली की जो हिस्ट्री है उसे भी बताने का काम करती है। यह सारा चीज हम लोग किसी एक फैमिली से रिलेट कर रहे हैं। यह टोपोग्राफिकल पोएट्री में नहीं होता है। जैसा आप देख चुके हैं कि टोपोग्राफिकल पोएट्री सिर्फ प्लेस को रिलेट करती है, लेकिन कंट्री हाउस पोएम्स जो एमेलिया लेयर्स ने दिखा था, लेयर्स ने, वह स्पेशली इस तरह की पोएट्री थी। एमेलिया लेयर्स जो थी उन्होंने इस तरह की पोएट्री को दिखाया था कि जहां पर एक फैमिली के बारे में भी बताया जाता है। और यह ध्यान रखिएगा कि अगर हम फैमिली के बारे में बता रहे हैं फिर वो हमारे लिए टोपोग्राफिकल पोएम नहीं हो सकती, भले वो लोकल प्लेस के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रही। बेन जॉनसन ने भी इस तरह की पोएम को लिखा था। बेन जॉनसन की पोएम पेनहर्स्ट जो है वो स्पेशली इसी कैटेगरी में आती है। बेन जॉनसन ने भी इस तरह की पोएम लिखी हुई है जो पेनहर्स्ट के नाम से आती है। तो इस तरह की पोएम जो है वो स्पेशली किसी एक फैमिली पर डिस्क्रिप्शन देती हुई, किसी एक फैमिली के मेंबर्स को डिस्क्राइब करती हुई, उन मेंबर्स का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है उसके बारे में बताते हुए। एंड्रयू मार्वेल ने भी एक पोएम लिखा था अपॉन एप्पलटन हाउस। एप्पलटन हाउस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एप्पलटन हाउस का क्या रिलेशन है, किससे, उसके बारे में बताया गया होगा। एंड्रयू मार्वेल ने इस पोएम को हमारे सामने रखा था, एंड्रयू मार्वेल ने, और पोएम थे अपॉन एप्पलटन हाउस। एप्पलटन हाउस। और इस पोएम को भी आप कंट्री हाउस पोएम्स की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो पोएम थी वो 17th सेंचुरी में चली थी। जैसे मैंने आपसे बताया था यह 17th सेंचुरी का एक फैशन था जब इस तरह की कोई रचनाएं राइट की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो पोएट्री है वो आउट ऑफ फैशन होती गई, आउट ऑफ राइटिंग होती गई, और पोएट ने अलग वैरायटी लिया और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हमारे सामने रखा। अब हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक के लिए, दैट इज टचस्टोन। टचस्टोन के बारे में बात करें तो एक्चुअली इसको आप कह सकते हैं कि ये एक फार्मूला था जिसका सबसे पहले जिक्र किया था मैथ्यू आर्नल्ड ने। मैथ्यू आर्नल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा था। एक्चुअली इसे आप ऐसे समझिएगा, एक शॉर्ट पैसेज माना था मैथ्यू आर्नल्ड ने, और ये शॉर्ट पैसेज टू जज द वर्क्स ऑफ द सेम नेचर, टू जज द वर्क्स ऑफ सेम नेचर। मतलब ये था कि अगर सेम नेचर पर, सेम कॉन्सेप्ट पर कुछ वर्क्स लिखे गए हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड बना लेना होता है। और मैथ्यू आर्नल्ड ने उस स्टैंडर्ड का नाम क्या दिया? टचस्टोन। एक्चुअली ये इस तरह का स्टोन होता है, अगर आप जानते होंगे तो गोल्ड और एलॉय,
का जो एक मिश्रण होता है, जिनको मिला करके एक ऑर्नामेंट बनता है, उसमें कितना एलॉय है, एलॉय इन द सेंस ऑफ अशुद्धि, है ना, और कितना वो शुद्ध सोना है, यह दोनों चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन करने का काम जो करता है वो टच स्टोन करता है। एग्जैक्टली इसी तरह का फंक्शन यह शॉर्ट पैसेज करता है। यह शॉर्ट पैसेज किसी स्टैंडर्ड पोएट या स्टैंडर्ड ड्रामेटिस्ट का एक पैसेज ले लिया जाता है और उसके बेस पर यह एग्जामिन किया गया होता है कि एक्चुअली जो प्रेजेंट में जो थीम देकर के राइटिंग की गई है वह क्या उस स्टैंडर्ड पर या जो वो मेजरमेंट हमने सेट किया है। रिमेंबर ये जो शॉर्ट पैसेज है वो स्टैंडर्ड का काम करेगा, ठीक है ना। तो टच स्टोन को आप सोचो ऐसे कि कोई एक स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग देख रहे हैं, या इसी को आप समझ लो कि पोएट्री में या वर्क के लिए यह मेजरमेंट का काम कर रहा है। और जॉन मैथ्यू अर्नल्ड का मानना था कि कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर हो उसका कंपैरिजन लास्ट के जो पीरियड कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म से थे, लास्ट के जो हमारे ग्रेट पोएट्स रहे हैं ओल्ड टाइम के या जो ड्रामेटिस्ट रहे हैं उनके वर्क से कंपेयर करके देखा जाना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड पर ये आ रहा है। इसके लिए उन्होंने टच स्टोन का यूज किया। इस बात को टच स्टोन को उन्होंने अपनी एक क्रिटिक वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री में सामने रखा था। 1880 में उन्होंने इस बात को सामने रखा था। रिमेंबर द स्टडी ऑफ पोएट्री, द स्टडी ऑफ पोएट्री उनकी एक वर्क थी जो उन्होंने 1880 में राइट किया था। और इसी स्टडी ऑफ पोएट्री में उन्होंने यह कॉन्सेप्ट टच स्टोन को रखा था, जिसमें उन्होंने एक पोएट्री को या एक वर्क ऑफ लिटरेचर को एनालाइज करने का तरीका हमें बताया हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कैथारसिस। एक्चुअली कैथारसिस जो है वो अरिस्टोटल का टर्म है। अरिस्टोटल ने इस टर्म को दिया हुआ था और अरिस्टोटल का ये जो टर्म था इसको स्पेशली उस समय के जो प्ले थे, ड्रामा, उनसे रिलेट किया गया और ड्रामा में भी ट्रेजेडी से इसको रिलेट किया गया था। अरिस्टोटल का कहना था कि कोई भी जो ड्रामा हो उसकी एंडिंग जो होनी चाहिए वो फियर एंड पिटी का ब्लेंडिंग होना चाहिए, या फियर और पिटी का ब्लेंडिंग ही उनके कॉन्सेप्ट में प्यूरिफिकेशन था। प्यूरिफिकेशन या किसी को उन्होंने पर्गेशन भी वर्ड दिया। अब ये कैथारसिस क्या हो सकता है, या तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग सोच हैं, इसको प्यूरिफिकेशन माने या पर्गेशन माने या दोनों को माने। मेरी समझ में जो कैथारसिस है वो एक्चुअली सिंपल शब्द में आप समझो रिस्पॉन्स है। कैथारसिस जिसका मतलब अरिस्टोटल से था, मेरी नजर में यह रिस्पॉन्स है, या इसको आप और इन सिंपल वर्ड्स में कहते हैं रिएक्शन। रिएक्शन कहां से है? रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, ऑफ द ऑडियंस, या ऑडियंस की ओर से आया हुआ एक रिस्पॉन्स होता है जिसको आप कैथारसिस कह सकते हैं। एक प्लेराइट होने के नाते कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना, कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट, ऑडियंस में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना एक बहुत बड़ी कला होती है। भी लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैंने कहा था, जीबी शाह ने कहा था कि नो कॉन्फ्लिक्ट नो प्ले। मतलब जो हमारा कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट में होता है, अंतर्द्वंद में होता है, अपने आप में लड़ रहा होता है, तो उतना ही कॉन्फ्लिक्ट हमें ऑडियंस में देखने को मिलता है। तो ऑडियंस एक तरह से जो अरिस्टोटल ने कहा था, तो उनका यह कहना था कि ऐसे पीटी और फियर के कंडीशन में उसको रखो कि ना तो वो हमारे हीरो से, स्पेशली ये जो क्वालिटी होती है वो रिलेट करती है फॉल ऑफ हीरो से। हीरो का फॉल होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अरिस्टोटल का हीरो होता है वो ना पूरा गुड होता है ना पूरा बैड होता है, वो दोनों का ब्लेंडिंग होता है। इसलिए वो रिएक्शन भी चाहते हैं कि ऐसा रिएक्शन हमारे ऑडियंस का रहे जो पिटी और फियर का ब्लेंडिंग हो। तो एक्चुअली पिटी एंड फियर का ब्लेंडिंग कौन देगा? वो तो हमारी ऑडियंस ही देगी ना। तो ऑडियंस को लेकर के कैथारसिस था। अगर वो बहुत पीटी करते हैं तो वह रिस्पॉन्स भी गलत होगा, केवल वो फियर करते हैं तो वह भी रिस्पॉन्स गलत होगा। मींस एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे ऑडियंस में भी लास्ट तक चलती रहनी चाहिए कि एक्चुअली क्या होगा। इसी का टारगेट लेकर के कैथारसिस को राइट किया गया।
कैथारसिस के साथ साथ अरिस्टोटल ने कुछ और भी चीजों को जोड़ रखा था, जैसे कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था हैमर्शिया। हैमर्शिया उन्होंने कहा था कि हैमर्शिया के बगैर तो कैथारसिस के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हैमर्शिया इज एरर ऑफ जजमेंट। किसी जगह पर आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे और वही एरर आपके लिए हैमर्शिया होगी। हैमर्शिया की अच्छी बात यह होती है कि हैमर्शिया क्यों होता है, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर ह्यूब्रिस होता है। ह्यूब्रिस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में माना जाता है। ह्यूब्रिस प्राइड होता है। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? प्राइड। और यह प्राइड ही फॉल का रीजन होता है। कोई भी कैरेक्टर आप देखेंगे, थोड़ा बहुत आप अगर देख सकते हैं तो विलियम शेक्सपियर साहब को देखिए, वो अपने कैरेक्टर में कोई न कोई फ्लॉ जरूर रखते हैं, और उस फ्लॉ को ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजिक फ्लॉ। रिमेंबर, ट्रेजिक फ्लॉ। तो जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो क्या है? हैमर्शिया। मतलब एक कैरेक्टर के अंदर एक मिस्टेक होती है और वह प्ले के डेवलपमेंट के समय वो मिस्टेक जरूर करता है, और वही मिस्टेक उसके फॉल का कारण होता है। अगर आप देखें, जैसे मैकबेथ आपने पढ़ा है, तो मैकबेथ के फॉल का कारण क्या होता है? बैंकों के मर्डर का प्लान। और उसके बाद हैमर्शिया करने के बाद कैरेक्टर हैज नो चांस टू बी स्टेबलाइज्ड, कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। इस तरह से इस हैमर्शिया की वजह से ही, ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ही हमारे कैरेक्टर की डिक्लाइन होने लगती है। और यह डिक्लाइन में थोड़ी सी मदद करती है, वो क्या? ह्यूब्रिस इन द सेंस ऑफ प्राइड। कहीं न कहीं प्राइड, जैसे आप अगर लियर को आप देखिए तो लियर में प्राइड होता है अपनी इंटेलिजेंस को लेकर के, और इसी प्राइड की वजह से, इसी ह्यूब्रिस की वजह से वो एक रॉन्ग डिसीजन लेता है, और ग्रीडी डॉटर्स जो उनकी होती है, गॉनरेल और रेगन, उनको वो अपनी प्रॉपर्टी दे देती है। जबकि एक सेल्फलेस डॉटर होती है, डिवोटेड डॉटर होती है, कॉर्डेलिया, उसको नथिंग देते हैं। तो दैट कम्स फ्रॉम हिज ह्यूब्रिस और हैमर्शिया मिल करके अरिस्टोटल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैथारसिस को बनाने का काम करते हैं। और फाइनली जो ऑडियंस होती है वो पिटी एंड फियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ एक रिस्पॉन्स देते हैं, जहां पर वो किसी भी चीज को लेकर क्लियर नहीं हो पाते। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज यूटोपियाज। यूटोपियाज इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक्चुअली इससे भी अच्छा आप समझें, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब आप समझते हैं? अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज गुड, फुल ऑफ हैप्पीनेस। एक ऐसी दुनिया जो हैप्पीनेस से भरी हो। नेचुरली इस दुनिया में इमेजिनेशन तो देखने को हमको मिलता ही, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के तो इस तरह की चीजें हमारे पास तो होती ही नहीं है जिनको हम लोग कह सकें। लेकिन थॉमस मोर ने अपने एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात किया था। यूटोपिया नाम की उनकी एक रचना आई थी, जिसको उन्होंने 1515 में राइट किया था, और बाद में 1516 में भी वो आई थी। लैटिन में थॉमस मोर ने ये जो रचना किया था, उसमें एक सपना था, एक ख्वाब था। आप समझ रहे हैं कि यूटोपिया एक ख्वाब है, यूटोपिया एक ड्रीम है, जिसको सर थॉमस मोर ने व्यू किया था अराउंड 1515 या 1516। और ऐसा वर्ल्ड जहां पर सारी चीजें अच्छी हैं। तो यूटोपिया या यूटोपियास इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड। आप अपने शब्दों में समझिएगा, परफेक्ट वर्ल्ड। अब इससे बड़ा वर्ड इसको डिफाइन करने के लिए नहीं मिलेगा। वेयर देयर इज नो वांट, ऐसा दुनिया जहां पर कोई कमी नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उस समय काफी ख्वाब भरी दुनिया सामने आई हमारे पास। खास तौर से एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट भी अपने वर्ल्ड को इस तरह से प्रेजेंट करते रहे कि यह ग्लोरियस वर्ल्ड है, यहाँ का मैन जो है सबसे बड़ा ग्लोरी है। ये सारी चीजें उन्होंने प्रेजेंट किया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम मॉडर्निटी की ओर आते हैं तो हमको डिस्टोपिया भी मिल जाता है। डिस्टोपिया
आप समझ ही रहे हैं डिस्टोपिया और कहीं भी ले नहीं सकती। डिस्टोपिया जो है वो मॉडर्निटी में देखने को मिलता है एंड इट्स द अपोजिट ऑफ यूटोपिया। इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ बैड वर्ल्ड, या आप ऐसे अपने शब्दों में समझिएगा इम्परफेक्ट वर्ल्ड, जहां पर कुछ भी अच्छा ना हो। इम्परफेक्ट वर्ल्ड वो हमारे लिए डिस्टोपिया हो जाता है। डिस्टोपिया का प्रेजेंटेशन अल्दोस हक्सले ने स्पेशली अपने वर्क में दिखाया था। अल्दोस हक्सले जो मैथ्यू अर्नल के भांजे थे, उन्होंने अपनी वर्क्स में दिखाया था। हक्सले इनकी वर्क्स में देखने को मिलता है डिस्टोपिया का प्रेजेंटेशन, जहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड की कल्पना की थी और ब्रेव न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। हालांकि ये उनके वर्क का नाम भी था, आपको याद आ रहा होगा ब्रेव न्यू वर्ल्ड से कुछ जरूर याद आ गया होगा आपको, टेम्पेस्ट, ओके, मिरांडा का स्टेटमेंट। तो ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वो कोई अच्छा वर्ल्ड नहीं है, बल्कि यह एक नेग्लिजिबल वर्ल्ड है, एक बुरा वर्ल्ड है, जिस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, जहां पर कुछ भी सही या अच्छा नहीं है। ऐसी दुनिया का प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्टोपिया में दिखाया जाता है। तो यूटोपिया इज प्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट वर्ल्ड, और डिस्टोपिया इज प्रेजेंटेशन ऑफ बैड वर्ल्ड, इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अगली वर्ल्ड, जहां पर हैप्पीनेस का नामो निशान नहीं होता है, इक्वालिटी मिलती नहीं, सोशल राइट होते नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर जो सफरिंग का रीजन बने। जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, you can examine it very clearly. Next is here repartee. Repartee को आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझिएगा, witty exchange of remarks या डायलॉग्स भी आप कह सकते हैं। डायलॉग्स या जो रिमार्क्स होते हैं वो विटी रहते हैं। उनके बीच में अक्सर बातें जो होती है विजडम से भरी रहती है, और अपने अपोनेंट को अटैक करने के लिए हम विट का यूज करते हैं, अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो अगर हम कोई रिमार्क एक क्वेश्चन आंसर में, रिमेंबर ये डायलॉग बेस हो जाता है, और बताने की जरूरत नहीं कि डायलॉग बेस जो होता है वो क्वेश्चन आंसर बेस होता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आंसर का बेस पैटर्न बना हुआ होता है, उसे दिखाने के लिए हम लोग यह कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि जब कभी एक विटी एक्सचेंज हो रहा हो, बुद्धिमानी की बातें हो रही हो दोनों पार्टनर्स में या दोनों डायलॉग्स में करने वाले कैरेक्टर्स में, तो इस तरह की जो स्पीच होगी, स्पेशली रिपार्टी क्या हो गई, एक तरह का स्पीच हो गया, एक तरह का डायलॉग्स जिसमें विट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आप समझ ही रहे होंगे जब भी हम विट ह्यूमर की बात करते हैं तो कहां चला जाता है, नियो क्लासिकल। और नियो क्लासिकल में भी अगर आप देखें तो जो रेस्टोरेशन टाइम है, रेस्टोरेशन स्पेशली रेस्टोरेशन एज में स्पेशली इस तरह का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, जहां पर आप कैरेक्टर्स के बीच में इस तरह का प्रेजेंटेशन पाते हैं जो विटी रिमार्क्स होता है। इसमें बेहतरीन एग्जांपल होता है द वे ऑफ द वर्ल्ड, जिसको विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखा हुआ है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। यह विलियम कॉन्ग्रेव की सबसे बड़ी रचना मानी जाती है इस ग्रुप से, और इसमें उन्होंने इसी तरह के डिस्कशन को दिखाया है जहां पर कैरेक्टर्स विटी डिस्कशंस करते हुए हमको मिल जाते हैं। और इस तरह से ये कमेंट्स जो होते हैं हमारे लिए एक तरह का कॉन्टेस्ट दिखाता हुआ, एक तरह का संघर्ष दिखाता हुआ एक्सचेंज ऑफ रिमार्क्स हो जाता है, और इसे हम लोग रिपार्टी के रूप में, रिपार्टी आप समझ गए, विटी डायलॉग्स हैं, सिंपल शब्दों में आप समझिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास बहुत ही चर्चित कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सबसे पहले आप ये जानिएगा रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स इजी लैंग्वेज में समझिएगा। ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस ऑफ इमेजेस, इमेजेस इन द सेंस ऑफ एग्जांपल्स। अगर आप और भी इजी करते हैं तो एग्जांपल्स आप समझिएगा। अब समझना ये है कि ये रिलेटेड का क्या मतलब है, ठीक है। बाकी तो हमें समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, इमेजेस होनी चाहिए। इमेजेस मतलब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए अपनी बातों को रखेंगे, एग्जाम्पल रखेंगे, एक इमेज रखेंगे, और इस इमेज के जरिए हम अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रिलेटेड का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एक्चुअली यहां पर दिया गया कोरिलेटेड।
एक ऐसा इमेज हम लेने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी एग्जांपल्स को लेंगे, एक ऐसे सिचुएशन को लेंगे, एक ऐसी सेटिंग को लेंगे जो पहले के कैरेक्टर से और अभी प्रेजेंट के कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, कोरिलेट किससे होता है? दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है ना। तो जो टू थिंग्स हैं, इन टू थिंग्स के बीच में वह सेम सिचुएशन होना चाहिए या सेम कंडीशन होना चाहिए। तब अब आप सोच रहे हैं कि टू थिंग्स कौन से हैं? तो नेचुरल है, जब हम कोई ड्रामा राइट करते हैं तो ड्रामा में एक तो हमारा कैरेक्टर हो जाता है, ओके, तो एक वो थिंग हो गया। दूसरा थिंग वो है जिससे हम इमेज को रिलेट पहले किए हुए हैं। जैसे अगर आप मान लो, अगर किसी ने आपसे कहा कि यू आर हैमलेट, तो आप अपने आप को समझ गए ना, आपको इमेज एक दिया गया, दिस इज ऑब्जेक्ट दिया गया, आपको कुछ नहीं कहा गया, बट एक इमेज दे दिया गया, यू आर हैमलेट, तो आप हैमलेट के रूप में समझ गए। अब हैमलेट एक तो आप हो गए और एक हैमलेट कैरेक्टर हो गया जो शेक्सपियर ने अपने ड्रामा प्रेजेंट किया, दोनों हुए ना। तो हैमलेट कैरेक्टर और वो पर्सन जिसमें वो क्वालिटी को देखा जा रहा है, जैसे हमने आपको कहा। इस तरह से टू थिंग्स होती हैं और टू थिंग्स के बीच में सेम सिचुएशन होता है। इस तरह की सेम सिचुएशन या सेम हालात को प्रेजेंट करने के लिए टी.एस. इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में यह कॉन्सेप्ट सामने रखा था। टी.एस. इलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में यह कॉन्सेप्ट 1919 में रखा हुआ था। हालांकि यह बात अलग है कि इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले ही अमेरिकन पेंटर और पोएट वाशिंगटन आल्स्टन ने इस बात को पहले ही कॉइन कर दिया था। वाशिंगटन आल्स्टन ने इसके पहले ही इस तरह के कॉन्सेप्ट को रखा था। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो थीम है वो कौन लेकर आए? टी.एस. इलियट, ठीक है ना। लेकिन इस टर्म को कॉइन कौन किए थे? वाशिंगटन आल्स्टन, ठीक है ना। वाशिंगटन आल्स्टन जो अमेरिकन पोएट और पेंटर थे, इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखा और इसी कॉन्सेप्ट को बाद में टी.एस. इलियट ने डेवलप किया और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में इसको डिस्कस करते हुए हमारे सामने रखे। रिमेंबर, यहां पर ऐसे ऑब्जेक्ट लेने हैं, ऐसे इमेज लेने हैं जो कैरेक्टर से कोरिलेट कर रहे हो, कैरेक्टर की सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप देखो, मैकबेथ की मेंटालिटी परेशान को दिखाने के लिए डैगर से लिया गया, डैगर का सीन आ रहा, मैकबेथ की मेंटालिटी दोनों समान थी। इसी तरह से लेडी मैकबेथ को दिखाने के लिए वहां पर स्लीप वॉकिंग सीन दिखाया गया, उसके मेंटल स्टेटस को दिखाने के लिए। ये जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को पाते हैं, बट अगर हैमलेट में चले जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं मिलता है। इसीलिए टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव न मिलने की वजह से हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज पेरिपेशिया। पेरिपेशिया एक ग्रीक टर्म है और इस टर्म को हमारे सामने रखा गया था रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस के लिए, या एक और इजी पॉइंट में रखिएगा, टर्निंग पॉइंट। रिवर्सल होता है या फिर टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये टर्निंग पॉइंट जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिपेशिया। बट ये टर्निंग पॉइंट स्पेशली डिक्लाइन की ओर लेकर चला जाता है जब यह ट्रेजेडी से कॉन्सेप्ट रखता है, और अक्सर करके इसका जो रिलेशन होता है वह लिटरेचर में इस रूप में आता है कि जो कैरेक्टर की लाइफ को बिल्कुल बदल देने वाला होता है, टर्निंग पॉइंट जो होता है। अब वो कैरेक्टर की लाइफ को बदल देने वाले का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर आप मैकबेथ को पढ़ रहे हैं तो मैकबेथ को पढ़ते समय आप ध्यान दो, उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, रिवर्सल क्या है? उसका विचेस से मैच करना या विचेस से मिलना, दो चीजें हैं, है ना। तो ये जो विचेस से वो मिलता है मैकबेथ, वो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, और यही वो चेंजिंग होती है जो उसकी डिक्लाइन के लिए भी रास्ता शुरू कर देती है। तो रिवर्सल ऑफ कैरेक्टर या रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दूसरी ओर अगर आप जाएं, एक तो रिवर्सल ये है, दूसरा सर्कमस्टेंसेस किस तरह से आपके अगेंस्ट चली जाती है। मैकबेथ जो सारी सिचुएशन अपने काबू में रखा हुआ था, एंड ऑफ द प्ले आप देखिए सारे उसके लॉर्ड्स उसके खिलाफ चले जाते हैं। दिस इज हाउ
द रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट जहां से कैरेक्टर को बदल दे, और दूसरी को अगर आप देखें तो रिवर्सल जो कैरेक्टर के हालात को बदल देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिपेशिया। नेक्स्ट इज हियर एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस को आप कह सकते हैं रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, या आप दूसरे वर्ड्स में कहते हैं सडन नोइंग, सडन नोइंग। अचानक से आप कोई चीज आपको रियलाइज हो जाती है, अचानक से आप सारी चीजों को जान जाते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, एनाग्नोसिस। एक्चुअली एरिस्टोटल ने यह बात कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो हीरो है वह इग्नोरेंस में नहीं मरना चाहिए, बल्कि हीरो को रियलिटी मालूम हो जानी चाहिए, बिल्कुल उस तरह से जैसे ओडिपस को मालूम हो गया था कि वह अपनी ही मां से शादी कर चुका है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैकबेथ को मालूम हो गया कि विचेस की बातों में आकर के उसने अपने आप को धोखा दे दिया, और मैकबेथ से उसका सामना होना उसके इस रियलाइजेशन का पीक पॉइंट होता है, और वो यह महसूस कर लेता है कि विचेस ने उसको धोखा। लेकिन द रियलाइजेशन इज सो लेट, हमेशा रियलाइजेशन बहुत ही लेट हो चुकी होती है, और ऐसी लेट हो जाती है जहां से टर्न होना नामुमकिन होता है। ना तो ओडिपस टर्न हो पाया था, और ना ही यहां पर मैकबेथ टर्न हो पाता है अपने उस हालात से। सेम कंडीशन होता है, रियलाइजेशन हैमलेट को भी होता है। ऐसी सिचुएशन में